Hello everyone. So today we are going to start with our chapter 2, that is solution. And in this chapter we generally study solution, that what are solutions. Second thing, very important from the examination point of view, that is concentration terms, which you have already studied in class 11th. The next very important term is vapor pressure. The next one is colligative properties, and we'll take some numericals from all these topics. So first of all, जैसा आप सुनते हैं अपना डेली लाइफ में भी कहते हैं कि भाई सॉल्यूशन है, पानी में नमक घोल दिया, पानी में चीनी घोल दी, वो सब हमारे पास क्या हैं? सॉल्यूशंस हैं, राइट? अब इस लेवल पे जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे जनरली बाइनरी सॉल्यूशन. तो फर्स्टली दिस थिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू कि भाई बाइनरी होता क्या है. कंप्यूटर में भी इस टर्म को यूज करते हैं आप लोग कि बाइनरी क्या है. बाइनरी स्टैंड्स फॉर टू, कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास क्या हो? दो चीजें हो. जिसमें हमारे पास क्या हो? दो चीजें हो. फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जैसे अभी बात की कि मैंने पानी में चीनी घोल दी या मैंने पानी में नमक घोल दिया, तो मेरे पास दो चीजें उसमें प्रेजेंट होंगी. एक मैंने पानी का ग्लास लिया है जिसमें मेरे पास पानी है, आई हैव वाटर, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट? आई हैव सॉल्ट और शुगर. या तो मैंने नमक ले लिया, या तो मेरा मन है कि नमक वाला पानी पीना है तो मैंने नमक वाला पानी बना लिया, मेरा मन है चीनी वाला पानी पीना है तो मैंने चीनी वाला पानी बना लिया. तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि हमारे पास क्या है? हमारे पास दो चीजें हैं, दो कंपोनेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज वाटर एंड द सेकेंड वन इज सॉल्ट. तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशंस. और इस लेवल पे जो आप पढ़ेंगे वो आप बाइनरी सॉल्यूशंस ही पढ़ेंगे. वैसे तो हमारे पास और भी डिफरेंट काइंड्स के सॉल्यूशन हैं कि अगर कंपोनेंट्स बढ़ जाएं. फॉर एग्जांपल कि मैंने वाटर लिया, वाटर में मैंने सॉल्ट भी डाल दिया, वाटर में मैंने चीनी भी डाल दी, उसी सेम ग्लास में मैंने इसमें शुगर भी ऐड कर दिया. तो मैं क्या देख रही हूं कि मेरे पास कितने कंपोनेंट्स हैं? 1, 2 और 3. हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हो गए? एक वाटर हो गया, दूसरा हमारे पास सॉल्ट हो गया, तीसरा हमारे पास क्या आ गया है? शुगर. इट मीन्स इट इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन. हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो 2 से बढ़ गए हैं. दे एक्सीड फ्रॉम 2. सो दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, हम इसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस आर टर्नरी. ऐसे ही अगर हमारे पास कंपोनेंट्स बढ़ते जाए, ऐसे ही हमारे पास अगर कंपोनेंट्स बढ़ते जाएं तो वो आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज के क्या बनेंगे? सॉल्यूशंस बनेंगे. फॉर एग्जांपल हमने फिर से यही ले लिया, वाटर है, सॉल्ट है, शुगर है. मेरा मन किया कि मुझे इसमें लेमन भी ऐड करना है. मेरा मन कर रहा है कि मुझे नींबू पानी पीना है, तो मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? भाई लेमन का जूस भी ऐड कर दिया. तो कंपोनेंट मुझे कितने दिख रहे हैं? 1 वाटर, सेकेंड वन इज सॉल्ट, थर्ड वन इज शुगर एंड फोर्थ वन इज लेमन. तो यहां पे तो कंपोनेंट हमारे 3 से भी ज्यादा बढ़ गए. तो दिस इज क्वाटरनरी. कंपोनेंट जिसमें 4 हो गए, 1, 2, 3 और 4, तो हमारे पास ये कौन सी कैटेगरी में आ गया? दिस इज क्वाटरनरी. इज इट क्लियर? नाउ अब बात करते हैं इनकी क्वांटिटी की. अब हम बात करेंगे इनकी क्वांटिटी की कि अब हमने तो पढ़ने हैं भाई बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक क्या हो? सॉल्वेंट हो. एक क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा? सॉल्वेंट होगा. तो अब सॉल्यूट क्या है
और सॉल्वेंट क्या है। जनरली जो हम इस लेवल पे पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में आपने लिया है और सॉल्वेंट आपके पास क्या है जो ज्यादा क्वांटिटी में आपने लिया है। फॉर एग्जाम्पल, I have taken water and added pinch of salt in that. मैंने पानी का ग्लास भर के ले लिया है और उसमें मैंने अब पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया है। तो अब बताइए, उनको घोल दिया, एक मिक्सचर बन गया जिसमें मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूं कि कौन से पोर्शन में मेरे पास सॉल्ट है और कौन से पोर्शन में मेरे पास वाटर है। वो सारा का सारा सॉल्यूशन मुझे एक जैसा दिख रहा है, वो सारा का सारा सॉल्यूशन मुझे एक जैसा दिख रहा है। एक जैसा का मतलब क्या है? होमोजीनियस। एक जैसा का मतलब क्या है? होमोजीनियस, कि मेरे पास कोई रिकॉग्निशन नहीं है कि इस पोर्शन में मेरे पास नमक है, इस पोर्शन में मेरे पास वाटर है। तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है एक ही फेज में आ चुका है। तो जिसको हमने कम क्वांटिटी में लिया है दैट इज सॉल्ट, और हम ये कहते हैं कि भाई जो कम क्वांटिटी में हमने कंपोनेंट लिया है दैट इज सॉल्यूट, और जो ज्यादा क्वांटिटी में हमने लिया है दैट इज सॉल्वेंट। एक तरीका ये भी होता है देखने का कि जो कम आपने लिया वो सॉल्यूट हो गया और जो ज्यादा आपने लिया वो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। वो क्या हो गया आपके पास? सॉल्वेंट हो गया। एक और हमारे पास मेथड है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो उस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या है हमारे पास कि हमने दो चीजें ली, दोनों मिक्स कर दी, और दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन फाइनल स्टेट में हमें मिला है, फाइनल स्टेट में जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उस स्टेट को हम क्या कहते हैं कि भाई अगर मुझे लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन मिल रहा है तो दैट इज सॉल्वेंट, और अगर मुझे सॉल्वेंट जो है मतलब फाइनल सॉल्यूशन जो है वो किस स्टेट में मिले, सॉलिड स्टेट में मिले या गैसियस स्टेट में मिले, तो मैं क्या कहूंगी कि मेरे पास जो सॉल्वेंट है या तो वो गैस है, राइट, या तो वो क्या है? सॉलिड है, और या तो फिर वो क्या है? या वो लिक्विड है। हमारे पास जो मैटर की स्टेट्स हैं उस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा। मैंने दो चीजें ली, जैसे अब नॉर्मल बात कर रहे हैं कि हमने पानी लिया, वी हैव टेकन वाटर, एडेड सम सॉल्ट, फाइनली मुझे जो सॉल्यूशन मिला है वो कौन सी स्टेट में मिला है? दैट इज इन लिक्विड स्टेट। जो फाइनल स्टेट मुझे मिली है इट इज लिक्विड। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा, हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा, इन दो चीजों में से कौन सा सॉल्वेंट होगा? दैट इज वाटर, बिकॉज वाटर इज लिक्विड। सॉल्ट तो हमारे पास क्या है? सॉल्ट तो हमारे पास सॉलिड स्टेट में है। तो यहां से एक वे ये भी देखने का होता है कि सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूट कौन सा है। अदरवाइज जैसे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे तो उनमें क्वांटिटी मेंशन है। क्वांटिटी मान लीजिए मुझे कह दिया कि आई हैव डिसॉल्व 2.4 grams of NaOH in 100 ml of water। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तो यहां मुझे देखने से पता चल रहा है कि भाई हमारे पास 2.4 ग्राम थोड़ा सा होगा और 100 ml वाटर है। 100 ml हमारे पास क्या है? वाटर है। तो एक क्वांटिटी आपके पास कम है और दूसरी क्वांटिटी आपके पास क्या है? ज्यादा है। तो आइडेंटिफिकेशन आपको करनी आनी चाहिए कि सॉल्यूट क्या है और
सॉल्वेंट क्या है, राइट? तो इन दिस केस हमारे पास जो NaOH है विच इज ओनली एंड ओनली 2.4 ग्राम इज solute and this 100 ml of water is solvent over here. So I think this concept is clear to you that what is solute and what is solvent. तो solute और solvent जो हमने डिसॉल्व किया उसके बाद जो हमें सॉल्यूशन मिला, तो हाउ टू डिफाइन अ सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सॉल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? जो हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज बेसिकली, मैंने आपसे पहले भी बात की कि सॉल्यूशन जब आप बनाते हैं, जब आप सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें आप सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो आपके पास बाउंड्री ऑफ सेपरेशन उसके बीच में नहीं रह जाता है। और अगर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आए तो आप ये कहेंगे कि वो सॉल्यूशन ही नहीं है। जैसे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, हम अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल उठा रहे हैं कि अब भाई हमने पानी लिया और पानी में हमने क्या ऐड कर दिया, थोड़ा सा शुगर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा हमने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो आपने कभी ऐसा देखा है, आपने पिया होगा, मुझे पता है कि आपने घर में ये चीज कर रखी होगी कि पानी लिया है, उसमें शुगर ऐड किया है, तो आप कभी भी ये चीज नहीं देख पाते हैं कि वहां पे शुगर कहीं अलग पड़ी है या फिर जो पानी है वो कहीं अलग पड़ा है। एक होमोजीनियस फेज बन जाता है। और अगर होमोजीनियस फेज नहीं बन रहा है, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं और आपके पास होमोजीनियस फेज नहीं बन रहा है, तो आप उसको कभी भी सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी लिया, पानी में मैंने ऑयल डाल दिया, आप क्या देखते हैं कि कभी भी पानी में ऑयल मिक्स नहीं होता। इट मीन्स कि पानी और ऑयल का जो आपके पास मिक्सचर है, दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी होमोजीनियस थिंग, तो इट इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ सॉल्यूशन। वाटर और ऑयल जो है वो कभी भी सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन को अगर मैंने डिफाइन करना हो, इफ आई वांट टू डिफाइन द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को मैं ऐसा कह सकती हूं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट, हमें दो कंपोनेंट्स तो इसमें रिक्वायर्ड है, एटलीस्ट दो कंपोनेंट हमारे पास होंगे तभी हम उन्हें क्या कर पाएंगे, मिक्स कर पाएंगे। तो इट इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को जब आप मिक्स कर देते हैं और वो क्या बना देते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। बट इसमें एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस इंपॉर्टेंट चीज को मैं अलग से लिखना चाहूंगी। दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि आपने दो कंपोनेंट लिए, दो कंपोनेंट को आपने मिक्स कर दिया, पानी लिया, सॉल्ट लिया। अच्छा, जब आपने शुरू में लिया था, वाटर लिया था, उसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, सॉल्ट की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, बट जब आप उन दोनों को मिक्स कर देंगे, इंपॉर्टेंट चीज यही देखने वाली है कि सॉल्यूशन में जब हम दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर देंगे तो दोनों के दोनों अपनी आइडेंटिटीज को क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। वाटर के पास वाटर वाली प्रॉपर्टी नहीं बचेगी, सॉल्ट के पास सॉल्ट वाली प्रॉपर्टी नहीं बचेगी, मतलब दे विल लूज देयर आइडेंटिटीज, द इंडिविजुअल कंपोनेंट विल लूज देयर आइडेंटिटीज। अब जब आप उस ग्लास में से उठा के पानी पियोगे
तो आपको पानी का जो टेस्ट है, जनरली इट इज टेस्टलेस, बट आप जब उसको पियोगे तो आपको कैसा लगेगा? वो सॉल्टी लगेगा। कैसा लगेगा? वो सॉल्टी लगेगा, राइट? तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो हमारे पास इंडिविजुअल components has lost their identity. And I think this thing should be very clear to you कि क्या सॉल्यूट है, क्या सॉल्वेंट है, और उन दोनों को मिला के जो बनाया है हमने वो क्या है? सॉल्यूशन है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको माइंड में रखनी है, दैट इज व्हाट, कि भाई इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया है? लूज कर दिया है, राइट? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब भाई हमने सॉल्यूशन तो बना लिए, हमने सीख लिया कि सॉल्यूशन में क्या है। बाइनरी सॉल्यूशन में जनरली एक सॉल्वेंट है और एक क्या है हमारे पास? सॉल्यूट है। वन इज सॉल्वेंट एंड वन इज सॉल्यूट। अब जब आप लैब में चले जाते हैं, आपको बोल दिया जाता है भाई इतना मोलर सॉल्यूशन बनाइए, इतना नॉर्मल सॉल्यूशन बनाइए, इतना मोलर सॉल्यूशन बनाइए। तो वो क्या चीज है कि हमने सॉल्यूशन बना लिया है, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज हैं। वी हैव नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सो उनको क्लासिफाई कर दिया गया है दो क्लासेस में। वन इज वॉल्यूम रिलेटेड एंड द सेकेंड वन इज मास रिलेटेड। हमारे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम वॉल्यूम से रिलेट करके एक्सप्रेस करते हैं, और कुछ मेथड्स हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम मास से रिलेट करके क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। सो यहां पे हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन के मेथड्स हैं। एक तरफ वॉल्यूम रिलेटेड है और दूसरी तरफ जो है वो मास रिलेटेड आपके पास मेथड्स हैं। अब जनरली जो प्रेफर आपके लैब में किए जाते हैं वो होते हैं मास रिलेटेड मेथड्स। रीजन उनके लिए ये रहता है कि अगर मैं टेम्परेचर से रिलेट करूं अपनी किसी क्वांटिटी को, इफ आई वांट टू रिलेट एनी फिजिकल क्वांटिटी विद टेम्परेचर, तो उसमें वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर कम होगा, वॉल्यूम भी क्या होगा? कम होगा। बट अगर हम मास की बात करें तो मास पे टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो जनरली एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास +1 में भी पूछा जाता है आपसे बहुत बार, +2 में भी पूछा जाता है कि वाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। मोलैलिटी को आप क्यों प्रेफर करते हैं ओवर मोलैरिटी? तो इसका भी यही रीजन रहता है कि जो मोलैलिटी है it is mass related term and we know that mass does not change with change in temperature. मास में कोई चेंज नहीं आता, टेम्परेचर बढ़े टेम्परेचर घटे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हमने जिस कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया होगा वो उसी कॉन्सेंट्रेशन का रहेगा। बट अगर मैंने मोलर सॉल्यूशन बनाया है एंड मोलैरिटी इज व्हाट? मोलैरिटी इज वॉल्यूम रिलेटेड। मोलैरिटी क्या है? एक वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है जिसमें हम वॉल्यूम का यूज करते हैं। तो वी नो दैट वॉल्यूम चेंजेस विथ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा। तो इट मीन्स कि अगर वॉल्यूम पे ही आपका इफेक्ट हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ और घट रहा है, तो इट मीन्स कि जो आपने कॉन्सेंट्रेशन, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया है, उसकी मोलैरिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन भी उसकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो जनरली
We don't prefer molar solution. We prefer molar solution. क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, that why molality is preferred over molarity. So see, volume related terms आपके पास क्या है? You have volume by volume percent. Second one is weight by volume percent. Third one is molarity, very important. Fourth is normality. And I have written within parenthesis कि भाई हम मोलारिटी को जो एक्सप्रेस करते हैं विद कैपिटल एम से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, नॉर्मेलिटी को मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. सो द सेकेंड क्लास इज मास रिलेटेड. द फर्स्ट वन इज वेट बाय वेट परसेंट. In this category, the second thing is molality, which is expressed by small m. Next one is mole fraction, which is denoted by x. And the last one is ppm. Now, इनसे related आपके पास न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं बोर्ड्स में. आपसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं. आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देखें, उनमें मोल फ्रैक्शंस के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे गए हैं. या फिर समटाइम्स 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे और क्या पूछा जा सकता है, इनके यूनिट्स पूछे जा सकते हैं कि भाई बताइए मोलैरिटी के यूनिट्स क्या हैं, नॉर्मेलिटी के यूनिट्स क्या हैं, या मोलैलिटी के यूनिट्स क्या हैं, या फिर मोल फ्रैक्शन के यूनिट्स क्या हैं. तो आइए देखें, इनको डिटेल में देखते हैं. The first thing we have taken, it is weight by weight percent. Weight by weight percent का मतलब क्या है? हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं. सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, one is solute and the second one is solvent. एक हमारे पास सॉल्यूट है और दूसरा हमारे पास सॉल्वेंट है. दोनों को हमने ग्राम्स में लेना है, दोनों का हमने क्या लेना है, वेट लेना है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, हमने सॉल्यूट की बात की, हमने सॉल्वेंट की बात की, हमने सॉल्यूशन की बात की, हमें तीनों की तीनों टर्म्स जो हैं वो किस में मिलेंगी, वेट बाय वेट रेशो में मिलेंगी. इसके लिए हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. इसमें हमारे पास एक एग्जांपल है कि दैट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है इन वाटर, और उसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है दैट इज 5%. विद इन ब्रैकेट आपको मेंशन कर दिया है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज वेट बाय वेट. दिस कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, वेट बाय वेट परसेंट आप इसमें निकालिए. तो अब हम इसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, वेट बाय वेट के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा. पहली चीज तो हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास सॉल्यूट क्या है और हमारे पास सॉल्वेंट क्या है. 5% का मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझिए. 5% का मतलब क्या है कि मैंने 100 ग्राम जो भी सॉल्वेंट है, अब देखेंगे भाई सॉल्वेंट क्या है इसमें. 100 ग्राम मेरे पास सॉल्वेंट है, उसमें मैंने क्या डाल दिया भाई, 5 ग्राम पर्टिकुलरली NaCl इसने मुझे कहा है. 5 ग्राम मैंने उसमें क्या ऐड कर दिया है, NaCl. मैंने बॉक्स में लिख दिया कि सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम है और जो NaCl है वो 5 ग्राम है. इट मीन्स अगर आप इनकी क्वांटिटीज को देखें, एक 5 ग्राम है और एक कितना है, 100 ग्राम है. 1 is 5 ग्राम एंड 1 is 100 ग्राम. तो यहां से अगर आपको बोल दे कि बताइए सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, तो आप ये कहेंगे कि NaCl मेरे पास सॉल्यूट है, जो मैंने कम क्वांटिटी में लिया वो सॉल्यूट है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में मैंने लिया है वो क्या है, मेरे पास सॉल्वेंट है. तो दिस इज व्हाट, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर. मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है इसमें. 1 is NaCl एंड 1 is वाटर. 2 चीजें हैं.
NaCl 5 ग्राम है और वाटर दूसरा कंपोनेंट इसने मेंशन कर दिया है दैट इट इज वाटर। इट मींस वाटर मेरे पास कितना है 100 ग्राम, और जो आपके पास सॉल्यूट है वो कितना है 5 ग्राम। अब हमने क्या किया है भाई, 100 ग्राम हमने वाटर लिया है और उसमें 5 ग्राम जो है हमने क्या डिसॉल्व कर दिया है, NaCl डिसॉल्व कर दिया है। तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है जिनमें दोनों के मास को आपने कंसीडर किया है, आपने मास को कंसीडर किया, सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का भी मास लिया है आपने, वेट लिया है आपने, सॉल्वेंट का भी वेट लिया है आपने, और आपके पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, जो आपके पास सॉल्यूशन बना है वो किस रेशो में होगा, दैट इज इन रेशो ऑफ वेट बाय वेट परसेंट। आपको निकालने को बोले कि भाई आपके पास एक एग्जांपल दे और बोले वेट बाय वेट परसेंट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर है? यहां पे आपको क्या दे रखा है कि दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट 5 ले लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन आप 100 ले लेंगे, इनटू 100 आप कर देंगे तो आपके पास क्या निकल जाएगा, वेट बाय वेट परसेंट निकल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। वी हैव 10 grams of sucrose which is dissolved in 100 grams of water। हमारे पास 10 ग्राम सुक्रोज है जिसको हमने डिसॉल्व कर दिया है किसमें, 100 ग्राम वाटर में। और मुझे क्या कह रहा है कि भाई फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट। नाउ सी, सॉल्यूट मुझे दिख रहा है, देखने से लग रहा है मुझे कि जितना क्वांटिटी दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली जो सॉल्यूट है वो आपके पास सुक्रोज है, इट इज 10 ग्राम, सॉल्वेंट वाटर है विच इज 100 ग्राम। सॉल्यूट इज व्हाट, 10 ग्राम एंड सॉल्वेंट इज 100 ग्राम। वेट बाय वेट परसेंट का मतलब हमने अभी बोला कि भाई सॉल्यूट कितना अमाउंट हमारे पास सॉल्यूट का है, किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करेंगे हम, पूरे के पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो हाउ टू फाइंड आउट वेट बाय वेट परसेंट फॉर दिस 10 grams of sucrose and 100 grams of water। सुक्रोज सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, इन दोनों का अमाउंट अगर मैं मिक्स कर देती हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन का अमाउंट। हमारे पास क्या बन जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड इट कम्स आउट टू बी 110 ग्राम। कितना आ जाएगा हमारे पास ये, 110 ग्राम। तो अब कैसे फाइंड आउट करें वेट बाय वेट परसेंट, वी नो द फॉर्मूला। वेट बाय वेट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इट इज मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन into 100। So it is given that mass of solute 10 and mass of total solution हमारे पास कितना आ गया है, 110 into 100। 0 से 0 गया, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। It comes out to be I think 100 by 11। It is 11 9s 99, पॉइंट लगा दीजिए, इट्स 09। द आंसर इज 9.09% आपके पास क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है। नाउ सी द नेक्स्ट वन।
The second question is for you. It is weight by weight percent. That 10 grams of NaCl is present in 100 ml of solution. 100 ml of solution is given to you. Now find weight by weight percent if density of solution is, I forgot to write over here, it is 1.2 gram per liter. The given density is 1.2 gram per liter. This is a little bit different question from the previous one. Reason कि भाई हमारे पास वेट बाय वेट परसेंट का ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें वेट बाय वेट परसेंट निकालना है. चलिए इसको भी हम खुद ही करेंगे. इट इज वेट बाय वेट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इट इज mass of solute to the mass of solution into 100. बट मैं क्या देख रही हूं भाई, क्वेश्चन में तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई NaCl 10 ग्राम्स दे रखा है, सॉल्यूट का मास मुझे दे रखा है, बट मुझे कहीं सॉल्यूशन का मास नहीं दिख रहा है. मुझे दिख रहा है क्या? वॉल्यूम. मुझे क्या दिख रहा है? वॉल्यूम. मुझे मास नहीं दिख रहा है. बट एक एडिशनल चीज जो इसने दे रखी है, दैट इज व्हाट? इट इज डेंसिटी. हमें क्या दे रखा है? डेंसिटी दे रखी है. अगर आप जानते हो तो डेंसिटी, मास और वॉल्यूम का एक रिलेशनशिप होता है, जिसके अकॉर्डिंगली डेंसिटी जो है, डेंसिटी का अगर आप फॉर्मूला जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए, इट इज डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम. डेंसिटी इज व्हाट? मास ओवर वॉल्यूम. नाउ सी, डेंसिटी इज गिवन टू यू, इट इज 1.2. if you'll see, the density is what? 1.2. volume is 100 ml. Can you calculate the mass of solution? Can you calculate the mass of solution? Yes, from this formula we can calculate the mass of solution. Now see, density is given to you, it is 1.2. I have not written units over here. Mass जो मुझे कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम which is 100 ml already given to you. क्लियर है? डेंसिटी, मास वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो देखिए, इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. डेंसिटी 1.2, mass and volume is 100. From here आपके पास क्या आ जाएगा? मास कितना आ जाएगा? 120 ग्राम आ जाएगा. When you calculate, you have a mass of 120 grams. Now in that formula, which is for weight by weight percent, put the values and calculate weight by weight percent. This remaining portion is for you. This remaining calculation is for you. Okay. Now the next one is volume by volume percent. Very simple. ये सारे एक जैसे ही हैं. जैसे हमने weight by weight percent की बात की, जिसमें हम दोनों चीजों के मास को लेते हैं, उसी तरह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी हम क्या करेंगे? दोनों मास को ही कंसीडर करेंगे. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सेम फॉर्मूला, मास किस चीज से रिप्लेस हो गया है? मास गॉट रिप्लेस्ड विद व्हाट? दैट इज वॉल्यूम. इज इट क्लियर? एग्जांपल देखिए इसका एक, NaCl aqueous solution is 7%. What does it mean? इस चीज का मतलब क्या है? एक्वस, जहां भी वर्ड आ गया, जहां पे एक्वस वर्ड यूज हो गया, इट मीन्स कि भाई आपके पास जो चीज है, जो भी कंपोनेंट है, उसको किस में डिसॉल्व किया है? वाटर में.
एक्वस वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है? फॉर वाटर. इट मीन्स कि HCl जो है वो सॉल्यूट है. I have already written that solute is 7 ml and solute is what? It's HCl. Solution is 100 ml. Solution is what? 100 ml. आप एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं. अगर आप मास की बात कर रहे हैं तो 100 ग्राम होगा आपके पास. अगर आप वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो 100 ml. 100 ml आपने क्या लिया है? सॉल्वेंट लिया है. नॉट, इट इज नॉट सॉल्वेंट, इट इज सॉल्यूशन. 100 ml आपके पास सॉल्यूशन है. उसमें कितना ml आपके पास HCl है? इट इज 7 ml. सो द फॉर्मूला टू फाइंड आउट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो आप खुद करेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इजी. That volume of solute to the volume of solution into 100. अगर आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल कोई आ जाता है कि वॉल्यूम ना दे के आपको मास दिया है या डेंसिटी दी है, तो जो हमने पीछे फॉर्मूला किया है डेंसिटी वाला, वहां से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, वहां से आप मास भी निकाल सकते हैं. तो यू कैन यूज दैट फॉर्मूला. नाउ सी द न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक. Only one example I have taken. It's sufficient for this topic. So the next one is weight by volume percent. Weight by volume percent means ऊपर आपके पास मास होगा और नीचे आपके पास क्या होगा? वॉल्यूम वाला टर्म होगा. ऊपर आपके पास मास होगा, वेट होगा सॉल्यूट का, और जो सॉल्यूशन का आप कंसीडर करेंगे दैट इज वॉल्यूम. तो वो वाला जो आपके पास परसेंटेज आएगा दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट. दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट. फॉर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज को. इट्स sugar solution is 3%. Within parentheses it is mentioned it is weight by volume percent. 3% का मतलब क्या है कि भाई हमने weight by volume percent के इसमें हमने इसको एक्सप्रेस किया है. तो इसका मतलब क्या हुआ? 3% जो शुगर का सॉल्यूशन है उसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमने 3 ग्राम शुगर लिया, हमने 3 ग्राम क्या लिया है? शुगर लिया है, और उसका जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है वो कितना बना लिया है हमने? 100 ml. कितना बना लिया है? 100 ml. तो फॉर्मूला फॉर दिस वेट बाय वॉल्यूम. ऊपर आप वेट कंसीडर करेंगे और हम ऊपर जो कंसीडर कर रहे हैं वो क्या कंसीडर कर रहे हैं? दैट इज सॉल्यूट. ये सब में चाहे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लीजिए, चाहे वेट बाय वेट लीजिए, चाहे वेट बाय वॉल्यूम लीजिए, ऊपर आपके पास सॉल्यूट ही आएगा और नीचे जो टर्म आएगी दैट इज सॉल्यूशन. सो इट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट. ऊपर वेट, नीचे वॉल्यूम, और ऊपर क्या? सॉल्यूट का वेट, और नीचे आपके पास क्या है? सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा. यहां से जो भी क्वांटिटी आप कैलकुलेट करेंगे जो निकल के आएगा, इट इज इन द टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट. नाउ सी द नेक्स्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज मोलैरिटी. जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल M से. एंड इट इज अ फॉर्मूला. मोलैरिटी का फॉर्मूला जो है वो क्या है आपके पास? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. कि आपने क्या किया? एक कंटेनर लिया, उसमें 1 लीटर आपने सॉल्यूशन बनाना है. उसमें आप कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं सॉल्यूट के डिसॉल्व करते हैं, ये हमारे पास कैलकुलेशन सब कुछ हमने +1 में भी किया कि हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, और हाउ टू फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और हाउ टू फाइंड आउट द वेट ऑफ सॉल्यूट टू गेट this much specific concentration of solution and this one molarity of solution, right? So first of all, the first thing is what?
अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है आपके पास, कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को हमने 1 लीटर में सॉल्यूशन जो रिजल्टिंग हमारे पास होना चाहिए दैट इज 1 लीटर। बट जनरली मान लीजिए मुझे किसी को प्रैक्टिकल कराना है, हमारे पास जनरल 20 बच्चों का ग्रुप है, तो हम कभी भी लीटर में सॉल्यूशन को नहीं प्रिपेयर करते हैं, हम बनाते हैं उनको मिलीलीटर्स में, उसको हम बनाते हैं मिलीलीटर्स में। तो ये कन्वर्जन मुझे लगता है कि आपको आती है कि लीटर से एमएल में कैसे कन्वर्जन होना है या एमएल से लीटर में कैसे जाना है, वो देख लेते हैं हम। तो फर्स्टली नंबर ऑफ मोल्स होते क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स से तो आप अवेयर हैं कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। सो द फॉर्मूला टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इज, कैसे निकालते हैं, रिप्रेजेंट हम करते हैं स्मॉल एन से। मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, नंबर ऑफ मोल्स मैंने पूरा नहीं लिखा है। नंबर ऑफ मोल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन एंड इट इज व्हाट, इट इज वेट ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं तो वेट भी किसका होगा, सॉल्यूट का होगा। इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। The formula to find out the number of moles is what? It is given weight of solute to the molecular mass of solute. Clear? For example, मुझे कह दे कि भाई आपके पास 40 ग्राम्स NaOH है। 40 ग्राम्स क्या है, NaOH के हैं आपके पास। नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितने होंगे उसके। तो नंबर ऑफ मोल्स फॉर NaOH मैं यहां पे मेंशन कर देती हूं, इट इज फॉर NaOH। नाउ आपको फॉर्मूला तो पता लग गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता चल गया, इट इज NaOH। तो यहीं से आप इसका मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर लेंगे। यू कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। सी अगर नहीं आता है तो देखेंगे, सोडियम का एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का आपके पास 16 और हाइड्रोजन का आपके पास 1। जब आपने इनका सम किया आपके पास कितना आ गया है 40। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास NaOH का कितना है, इट इज 40। और मुझे कहा कि भाई 40 ग्राम आपको NaOH दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो वेट जो गिवन वेट है इट इज 40, मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया, इट इज ऑल्सो 40, देन द नंबर ऑफ मोल्स फॉर इट इज 1 ओनली। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए आ गए हैं कितने, 1। नाउ सी इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हमारे पास और तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम आपको स्पेसिफाई किया गया होगा कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना है, और आप या तो मोलैरिटी निकालने को बोला गया होगा या जनरली आपको जो निकालना होता है दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट। 2 चीजें आपको निकालने के लिए बोल सकता है, वन इज मोलैरिटी एंड द सेकेंड वन इज वेट। नाउ सी न्यूमेरिकल, उससे मुझे लगता है कि आपको ज्यादा क्लियर होगा। नाउ दिस इज द न्यूमेरिकल विच इज रिलेटेड टू मोलैरिटी। इट इज 2.46 ग्राम्स ऑफ NaOH। आपको मोलर मास जो है वो मेंशन कर दिया है विद इन ब्रैकेट्स। अगर नहीं आपके पास मोलर मास दिया है तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। सो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 40 which is dissolved in water and the solution is made 200 centimeter cube। इसका मतलब ml। क्लियर? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए क्या क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, सॉल्यूट का वेट दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन टू यू। और क्या मुझे यहां पे न्यूमेरिकल में दिख रहा है, दैट इज 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। one more thing which is given to you, it is 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आप जब न्यूमेरिकल प्रोसीड करेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे आप,
निकालेंगे तो आप सबसे पहले उन चीजों को लिख लेंगे जो जो आपको दे रखी हैं, जो निकालनी है उस पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। वी नो दैट मोलैरिटी निकालने को बोल रहा है, सबसे पहले लिख लीजिए इसका फॉर्मूला। मोलैरिटी इज व्हाट? इट इज नंबर ऑफ मोल्स, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मुझे पता है NaOH दे रखा है, मैंने सीधा लिख दिया, सॉल्यूट की जगह मुझे स्पेसिफाई करके दे दिया है कि आपका जो सॉल्यूट है वो क्या है, NaOH है, राइट। एंड इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नहीं है हमारे पास, ml है, यहां पे 1000 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? नाउ पुट, हमें सिर्फ मोलैरिटी निकालनी है। हम पहले देख लेंगे कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। गिवन हमारे पास क्या है? इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, इट इज 2.46 ग्राम्स। मोलर मास मुझे पता है, ब्रैकेट्स में लिखा है, आप याद भी कर लेंगे कि NaOH का जो मोलर मास है वो कितना होता है, इट इज 40। मोलर मास दे रखा है NaOH का 40 आपको। उसके बाद एक और चीज दे रखी थी, इट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट इज 100 ml ओनली। पुट कर दीजिए वहां पे। बट पहले आप यहां से क्या निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो वेट रिक्वायर्ड होता है और दूसरा मुझे क्या रिक्वायर्ड होता है, दैट इज मोलर मास। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, it is 2.46 divided by 40. You can calculate it, and after that we'll put all these values in the formula. So see that molarity जो मुझे निकालनी है, number of moles, weight upon molecular weight, it is 40 divided by volume of solution, it is 100 into 1000. हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है, आप इसको कैलकुलेट करिए, क्या हमारे पास निकल के आता है। द मोलैरिटी कम्स आउट टू बी 0.615 मोलर। व्हेन यू कैलकुलेट इट, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.615 मोलर। So this is the molarity of solution when you are dissolving 2.46 grams of NaOH to make a solution of 100 ml. मुझे जो सॉल्यूशन बनाना था वो सिर्फ और सिर्फ कितना बनाना था, 100 ml सॉल्यूशन बनाना था। मैंने 100 ml पानी लिया, उसमें 2.46 ग्राम्स मैंने क्या डाल दिया है, NaOH डाल दिया है। तो मेरे पास कौन सी मोलैरिटी का, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो निकल के आया है, इट इज 0.615 मोलर। नाउ सी, एक और चीज जो आपको क्वेश्चंस या बोर्ड्स में पूछी जाती है, दैट इज यूनिट्स की बात की जाती है वहां पे कि भाई बताइए मोलैरिटी के यूनिट्स क्या होते हैं। हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखा, इट इज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स to the volume, right, and that volume is in liter. जो स्टैंडर्ड हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है, it is number of moles to the volume of solution in liters. तो यहां से क्या फॉर्मूला बन जाता है, it is mole per liter. The units for molarity is mole per liter. ये फॉर्मूला देख के आपको पता चल जाएगा। द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मेलिटी, विच इज ऑल्सो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म। जो हमारे पास फिर से कैसी टर्म है, इट इज वॉल्यूम रिलेटेड टर्म, दैट इज नॉर्मेलिटी, रिप्रेजेंटेड बाय
कैपिटल N, and the formula for it is the number of gram equivalents. अब भाई ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, बाकी सब सेम है हमारे पास, मोलैरिटी की तरह दिख रहा है मुझे, बट ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है? पहले हमने मोल्स की बात की, पहले हमने मोलैरिटी में मोल्स की बात की, नॉर्मेलिटी में हम किस चीज की बात कर रहे हैं? इट इज ग्राम इक्विवेलेंट्स। बाकी सब सेम है, वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स पे बात कर लेते हैं। हमने नंबर ऑफ मोल्स तो देख लिया कि कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए यहां हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट में क्या हमारे पास डिफरेंस है। नंबर ऑफ मोल्स अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा, इट इज वेट टू द मोलर मास। बट ग्राम इक्विवेलेंट्स में हम मोलर मास को ना कंसीडर करके हम किसको कंसीडर करते हैं? इक्विवेलेंट मास को कंसीडर करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब भाई ये इक्विवेलेंट मास क्या है? अब बात आ गई कि इक्विवेलेंट मास क्या है। मोलर मास तो हम इजीली, आपको फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। अगर आपको एटम्स के एटॉमिक नंबर्स या मास पता है तो आप फटाफट से उनको ऐड करके क्या कर लेते हैं? अपना मोलर मास निकाल लेते हैं। बट इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है? हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास? नाउ सी, फॉर फाइंडिंग आउट इक्विवेलेंट मास वी हैव अ फॉर्मूला, इट इज मोलर मास, और उस मोलर मास को हम डिवाइड करते हैं एक टर्म जिसको या तो हम एसिडिटी कहते हैं या बेसिसिटी कहते हैं। हम यहां पे मेंशन कर देते हैं, इट इज एसिडिटी और बेसिसिटी। सो टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट मास हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं कि मोलर मास आपको पता होना चाहिए, उसको हम डिवाइड कर दें किससे? एसिडिटी और बेसिसिटी से। अब आगे से आगे हमारे पास टर्म्स आती जा रही हैं जिनको हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई अब ये एसिडिटी क्या है, ये बेसिसिटी क्या है। हम चले कहां से? हम चले ग्राम इक्विवेलेंट से। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्विवेलेंट मास इज व्हाट? इट इज मोलर मास टू द एसिडिटी और बेसिसिटी। नाउ सी, अब बात यह है कि एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है। वी हैव एसिड्स और बेसिस। हमारे पास एसिड्स हैं और बेस हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। हमने जब स्टार्ट किया एसिड और बेस में डिफरेंशिएशन तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था दैट इज आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? जो H पॉजिटिव क्या करे? रिलीज करे। ऐसे सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं हम उनको क्या कह देते थे? आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम उनको कह देते थे कि substances which release H positive in aqueous solution are acids, and the substances which releases OH negative in aqueous solution, in their aqueous solution, अगर वो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं तो हम उनको क्या कह देते थे? बेस। फिर उसके आगे एडवांसमेंट आपके पास होती गई, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद आपके पास लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आया है। तो इसके अकॉर्डिंगली कहता है कि एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं और बेस वो सब्सटेंसेस हैं जो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। तो इन केस ऑफ एसिड्स हम बेसिसिटी की बात करते हैं, थोड़ा सा अपोजिट है। एसिड के केस में बेसिसिटी की बात होगी और बेस के केस में किसकी बात होगी? एसिडिटी की बात होगी। बेसिसिटी कि हाउ मेनी H पॉजिटिव आर रिलीज्ड बाय एसिड
दैट इज द बेसिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड, और कितने OH नेगेटिव हमारा एक बेस रिलीज कर रहा है उसको हम क्या कह देते हैं, एसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैंने ले लिया HCl, अब यहां पे अगर आप देखें तो ये डिसोसिएट हो जाता है, इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। डिसोसिएट हो गया, कितने H पॉजिटिव जो हैं इसने यहां पे रिलीज किए हैं, दैट इज ओनली 1। तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि भाई हमारे पास जो HCl की बेसिसिटी है वो कितनी है, 1। HCl की जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 1। दूसरी चीज, एक और एग्जांपल लेते हैं, H2SO4 की बात करें, 2 H पॉजिटिव रिलीज करता है, बट एक सिंगल स्टेप में रिलीज नहीं करता है, 2 डिफरेंट स्टेप्स में रिलीज करता है। पहले H पॉजिटिव रिलीज करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरा वाला H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो इट इज 2 H पॉजिटिव प्लस हमने एक में ही कर दिया है SO4 2 नेगेटिव। नाउ व्हाट यू विल सी कि भाई हमारे पास कितने H पॉजिटिव H2SO4 में से रिलीज हुए हैं, दैट इज 2। कितने रिलीज हुए हैं, 2। तो इन दिस केस द बेसिसिटी ऑफ दिस एसिड इज 2। H2SO4 की जो बेसिसिटी है वो कितनी है, 2। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, ऑक्सैलिक एसिड की बात करें, ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड है, ये ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला है, कार्बन और कार्बन के थ्रू इसमें बॉन्डिंग है, H पॉजिटिव यहां से भी निकलेगा, यहां से भी निकलेगा, 2 H पॉजिटिव इसने रिलीज किए हैं, बाकी ऑक्सलेट आयन आपके पास बच गया है। तो फ्रॉम दिस रिएक्शन यू कैन से कि भाई हमारा जो ऑक्सैलिक एसिड है उसकी बेसिसिटी भी कितनी है, 2 है। नाउ अगर मुझे कहे कि भाई इसका इक्विवेलेंट मास बताइए, HCl का इक्विवेलेंट मास बताइए, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपके पास, हमने पीछे भी लिखा है कि इक्विवेलेंट मास इज व्हाट, इट इज मोलर मास 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी नॉट 2, इट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय, हम सिर्फ एसिड की बात अभी कर रहे हैं तो हम नीचे क्या लिखेंगे, बेसिसिटी। मोलर मास अगर HCl का आप कैलकुलेट करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 36.5, एटॉमिक मास 1, इसका 35, इसका 35.5 आपके पास होता है। टोटल करके आपके पास जो मोलर मास आ जाएगा HCl का, इट कम्स आउट टू बी 36.5। मैंने पुट कर दिया इस फॉर्मूला में, मोलर मास इज 36.5, बेसिसिटी यहां से देखिए बेसिसिटी कितनी है, हाउ मेनी H पॉजिटिव आर रिलीज्ड बाय HCl इज 1। तो जो इक्विवेलेंट मास आ गया वो भी आपके पास कितना आ गया, 36.5 ही आ गया है, इफ एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी ऑफ द एसिड और बेस इज 1। जितना मोलर मास होगा वही उसका क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा। अब बात करें हम H2SO4 की, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट H2SO4, तो हम बात करें उसके मोलर मास की और उसके इक्विवेलेंट मास की। तो H2SO4 का जो मोलर मास है, देखिए H2SO4 इट इज 2 into 1, पहले मोलर मास निकालना आना चाहिए, इट इज 2 into 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, atomic mass of oxygen is 16. How many number of atoms are there, that is 4, 4 into 16, total देखिए कितना आ जाएगा, it is 2 plus 32 plus 64 comes out to be 98। मैं इसको यहां पे लिख रही हूं, it is H2SO4 का जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, it comes out to be 98। कितना आ गया है ये, 98। अब बात क्या है, आप नॉर्मल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन में जो आपको जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इक्विवेलेंट मास की।
So how to find out equivalent mass for this H2SO4? ये तो भाई इसका मोलर मास है, ये क्या है, इसका मोलर मास है। इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। मोलर मास 98, it is for H2SO4 divided by how many H positive are released by this H2SO4? It is 2. So divide it with 2. 49 is equivalent mass of H2SO4 and 98 is molecular mass of H2SO4. So that's all for today's lecture. In next lecture we will continue with the numerical of this normality and the remaining portion of this chapter. Thank you.